नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन एक्टिविटी के में। दोस्तों आज हम आपके लिए बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का एक 30 प्रश्नों का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। और आप टीईटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एमपीटीईटी कर रहे हो या नेक्स्ट आने वाली जो सीटेट एग्ज़ाम है जो कि 7 जुलाई 2019 को कंडक्ट होगी, उसकी तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के बाल विकास के प्रश्न। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, छोटी कक्षाओं में खेल पद्धति शिक्षण में निम्नलिखित किस पर आधारित होती है। तो छोटी कक्षाओं के अंदर जो खेल पद्धति शिक्षण होता है वो निम्नलिखित से किस पर आधारित होता है। फर्स्ट विकल्प यहाँ पर है विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। और सीधे सीधे चलिए उत्तर को ही टिक करते हैं क्योंकि चारों विकल्प पढ़ने में ज़्यादा ही टाइम वेस्ट होगा। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प हमारा दिया है शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। थर्ड दिया है शारीरिक शैक्षिक कार्यक्रम सिद्धांतों पर। और डी है शिक्षण के तरीकों के सिद्धांत पर। तो यहाँ पर इसका जो उत्तर रहेगा वो हमारा रहेगा ऑप्शन ए, विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। क्योंकि खेल में सीखने की विधि जो होती है, विधि का विकास वृद्धि और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होता है और इसे शिक्षण अधिगम गतिविधि को रोचक और प्रभावी बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जिससे कि शिक्षण अधिगम जो है वो प्रभावी और रोचक बना रहे। तो इसलिए बच्चों को खेल पद्धति के माध्यम से शिक्षण कार्य करवाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो रहेगा ये हमारा सही उत्तर रहेगा। चलिए आगे है, बुद्धि के सिद्धांत हैं। तो बुद्धि के कौन से सिद्धांत होते हैं। तो यहाँ पर पहला विकल्प हमारा दिया है द्वितत्व सिद्धांत, असत्तात्मक सिद्धांत, क्रमिक महत्व का सिद्धांत और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी जो रहेगा वो उपयुक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों में चिंतन तथा अधिगम के लिए वातावरण निर्माण में सहायक होता है। तो यहाँ पर इसका जो उत्तर रहेगा ये रहेगा ऑप्शन डी, छात्रों को क्या सीखना है और कैसे सीखना है इससे संबंधित निर्णय लेने की अनुमति देना। तो इस प्रकार का वातावरण निर्माण में ये सहायक होता है, चिंतन और अधिगम। चलिए आगे है, किशोर अवस्था का प्रारंभ माना जाता है। तो किशोर अवस्था का प्रारंभ जो होता है ये कब से माना जाता है। तो ये माना जाता है 13 वर्ष की आयु से। तो प्रश्न काफ़ी सरल है ये। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है। यहाँ पर हमें उस दृष्टिकोण को देखना है जो बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो चलिए यहाँ पर इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो देखिए, बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है ये सिद्धांत दिया था 1983 में हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा ये दिया गया था। सन भी आप ध्यान रखें, 1983 में ये दिया गया था। इसी के साथ साथ हार्वर्ड गार्डनर ने ये प्रतिपादित किया था कि उनके अनुसार एक प्रतिभाशाली छात्र केवल एक ही क्षेत्र में अपनी उपयोगिता साबित नहीं करता है, बल्कि उसके पास एक से अधिक क्षेत्रों वाली बहुबुद्धि से आप ध्यान रखें, बहुबुद्धि मतलब बहुत सारे क्षेत्रों में प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी होता है उसकी बुद्धि कार्य करती है। तो बहुमुखी प्रतिभा का वह धनी होता है और उसके पास एक से अधिक क्षेत्रों वाली बहुमुखी प्रतिभा होती है। तो प्रतिभा के इन क्षेत्रों में भाषाई, तार्किक, गणितीय, स्थानिक, शारीरिक गतिविधि, संगीत, बहिर्मुखी और प्रतिभा शामिल होती है। तो यहाँ पर इसका हमारा जो उत्तर रहेगा ये रहेगा, विभिन्न बुद्धियाँ भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए भिन्न भिन्न पद्धति की मांग करती है। तो कोई से कहीं तक ठीक नहीं है। प्रतिभाशाली छात्र आमतौर पर एक ही क्षेत्र में उत्कृष्टता दिखाते हैं, ये यहाँ पर गलत है। मतलब यहाँ पर सिद्धांत से संबंधित नहीं है, क्योंकि सिद्धांत ने क्या बताया कि प्रतिभाशाली जो छात्र होता है वो आमतौर पर बहुत सारे क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा दिखा सकता है, उसके क्षेत्र प्रतिभा के एक से अधिक होते हैं। तो ये बहुबुद्धि सिद्धांत में कहा गया है और यहाँ पर बताया गया है कि एक ही क्षेत्र में उत्कृष्टता दिखाते हैं। तो ये गलत हुआ, तो मतलब ये इससे संबंधित नहीं हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, समाजीकरण के साधन है। तो समाजीकरण के परिवार, विद्यालय, समाज, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ये सभी ही समाजीकरण के साधन होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, निगमनात्मक तर्क में शामिल है। अब निगमनात्मक जो तर्क होता है तो इसमें क्या शामिल होता है। तो देखिए, तार्किक जो प्रक्रिया होती है, तार्किक प्रक्रियाओं के 2 प्रकार होते हैं और उन प्रक्रियाओं के अंदर एक प्रेरक तर्क
और एक निगमनात्मक तर्क होता है। निगमनात्मक तर्क करने के लिए सामान्य से विशिष्ट रूप की ओर तथा प्रेरक तर्क करने के लिए विशेष से सामान्य की ओर। तो एक आगमनात्मक और एक निगमनात्मक इसको कहा जाता है। तो यहाँ पर इसको नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया है, एक प्रेरक तर्क और एक निगमनात्मक तर्क। तो यहाँ पर निगमनात्मक तर्क में हम चलेंगे सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब यदि प्रेरक तर्क की बात करते हैं तो उसमें हम चलते हैं विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही उत्तर है। चलिए आगे देखते हैं। अधिगम का अभिप्राय है। तो अधिगम का अभिप्राय जो होता है वो होता है सीखने से। तो यहाँ ऑप्शन ए हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रचनात्मक आकलन से संबंधित नहीं है। तो रचनात्मक आकलन जो होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा उसके बारे में देखते हैं, फिर हम इसके उत्तर को देखेंगे। तो देखिए, रचनात्मक आकलन जो होता है ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मूल्यांकन का एक प्रकार होता है और यहाँ शिक्षक से मिलने वाली रचनात्मक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से छात्र को अपनी शक्तियों और कमजोरियां पहचानने में मदद करता है। तो छात्रों का योग्यता के आधार पर क्रम निर्धारण करना रचनात्मक कार्य नहीं होता है, यह योगात्मक मूल्यांकन के बाद किया जाता है। तो यहाँ पर अभी हमने देखा विद्यार्थियों का क्रम निर्धारित करना ये रचनात्मक मूल्यांकन कार्य नहीं है। अब यहाँ पर दिया है विद्यार्थियों का योग्यतम क्रम निर्धारित करना, तो ये ऑप्शन सी जो रहेगा यही यहाँ पर आकलन से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन सी जो रहेगा ये संबंधित नहीं है और हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम की प्रक्रिया है, यह कथन है। तो नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम यह कथन है। तो ये कथन किसका है, तो ये कथन है वुडवर्थ का। ऑप्शन सी जो रहेगा ये इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यालयों को गरीबी से पीड़ित बच्चों के साथ निम्नलिखित में से कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, तो यहाँ पर इसका जो उत्तर हमारा रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी। चलिए ऑप्शन डी को देखते हैं। छात्रों को उपयुक्त प्रशिक्षण उपलब्ध कराना चाहिए ताकि वे अपने आत्मसम्मान को दृढ़ कर सके। तो देखिए यहाँ पर विद्यार्थी केंद्रित जो शिक्षा होती है उसके अनुसार बच्चों के लिए अधिगम एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और इसके अनुसार बच्चा दिन प्रतिदिन की गतिविधियों से अधिगम करता है जिससे बच्चा सही विकास की ओर अग्रसर होता है। तो एक शिक्षक को अपने बच्चे के अधिगम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उसको उपयुक्त प्रशिक्षण उपलब्ध कराना चाहिए जिससे कि वो अपने आत्मसम्मान को दृढ़ कर सके। चलिए अगला है, अधिगम एक क्रिया है और जिसकी विशेषता है। तो अगले क्वेश्चन में हम देख चुके हैं इसके पिछले क्वेश्चन में कि अधिगम जो होता है वो एक क्रिया होती है सीखने की, परंतु यहाँ पर इसकी विशेषता की बात हो रही है। तो इसकी क्या विशेषता होती है, तो इसकी विशेषता होती है सार्वभौमिकता और निरंतरता। मतलब अधिगम जो होता है वो निरंतर चलता रहता है, हम जीवन पर्यंत ही कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है, रिक्त स्थान को छोड़कर समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं। तो यहाँ पर इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, छोटे छोटे भागों में समस्या को तोड़ना को छोड़ करके समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है, यह अब 4 विकल्प रख दिए हैं और यह के बाद में हमें देखना है कि यह किशोरों में अधिक होती है, बालिकाओं में विद्यमान होती है, शिक्षकों के द्वारा प्रदत्त होती है, यह सभी प्राणियों में पाई जाती है। तो इसका उत्तर रहेगा सभी प्राणियों में पाई जाती है। तो ऑप्शन डी यहाँ हमारा सही उत्तर रहेगा। चलिए अगला देखते हैं। स्कूल आधारित मूल्यांकन निम्नलिखित में से किसके लिए प्रारंभ किया गया था। तो देखिए स्कूल आधारित मूल्यांकन जो है ये प्रारंभ किया गया था सभी छात्रों का समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए। तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी जो रहेगा सभी छात्रों के समग्र विकास को निश्चित करने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। यदि छात्र अधिकांश कार्य स्वयं के हाथों से करेगा तो छात्र में आत्मनिर्भरता पैदा होगी। ऑप्शन डी जो रहेगा ये यहाँ पर इसका सही उत्तर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक की कक्षा में कुछ शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे हैं और निम्नलिखित में से कौन सा कथन उन्हें कहने के लिए उपयुक्त होगा।
तो कौन सा कथन यहाँ पर उपयुक्त होगा? चलिए थोड़ा सा इसको नीचे देखते हैं। तो यहाँ पर चारों विकल्प को पढ़ लेते हैं, थोड़ा प्रश्न हमारा अच्छा है। तो व्हील चेयर पर बैठने वाले बच्चे हाल में जाने के लिए अपने साथियों की मदद ले सकते हैं। इसी के साथ में मोहन कक्षा में बैठ रहा है और अन्य बच्चे मैदान में जाकर खेलें। इसी के साथ साथ अगला है, मोहन आप अपनी बैसाखी का उपयोग खेल के मैदान में जाने के लिए क्यों नहीं करते? और ऑप्शन डी है, पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गीत पेश करेंगे। देखिए यहाँ पर कौन सा सबसे ज़्यादा ठीक लग रहा है वो हमें चयन करना है। तो मुझे यहाँ पर लग रहा है ऑप्शन सी, मोहन आप अपनी बैसाखी का उपयोग खेल के मैदान में जाने के लिए क्यों नहीं करते? मतलब बच्चे को हम, विकलांग बच्चा है उसको भी हम खेल खेलने के लिए यहाँ इस वाक्य में उसको प्रेरित कर रहे हैं। हम उसको बोल रहे हैं कि आप खेल के मैदान में जाने के लिए अपनी बैसाखी का प्रयोग क्यों नहीं करते, मतलब आप खेल खेलने क्यों नहीं जा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टर्न के अनुसार खेल क्या है? तो स्टर्न के अनुसार खेल क्या है? तो यहाँ पर है, खेल एक ऐच्छिक और आत्मनियंत्रित क्रिया है। तो यहाँ पर खेल एक ऐच्छिक और आत्मनियंत्रित क्रिया है, ऑप्शन डी। चलिए अगला है, एक समावेशी स्कूल जो होता है, तो एक समावेशी स्कूल क्या होता है? तो एक समावेशी स्कूल वो स्कूल होता है जहाँ सक्षम छात्र और अक्षम छात्र, मतलब सक्षम और अक्षम, जिन्हें हम कह सकते हैं कि सामान्य बच्चे, विकलांग बच्चे, सभी प्रकार के बच्चे एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हो। तो सक्षम और अक्षम एक साथ अध्ययन करते हो और इसका उद्देश्य जो होता है उनकी क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी छात्रों के अधिगम परिणामों में सुधार लाना होता है समावेशी शिक्षा का। तो यहाँ पर हमारा उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, विद्यार्थियों की सक्षमताओं की परवाह किए बिना छात्रों के अधिगम परिणामों की सुधार करने के लिए। तो यहाँ पर उनकी क्षमताओं की परवाह किए बिना। चलिए आगे है, लड़कियों में बाह्य परिवर्तन किस अवस्था में होने लगते हैं? तो लड़कियों के अंदर बाह्य परिवर्तन किस अवस्था में होने लगते हैं? तो ये होने लगते हैं ऑप्शन सी, किशोर अवस्था में। चलिए आगे है, समाजीकरण का अर्थ है। तो समाजीकरण का क्या अर्थ होता है? तो समाजीकरण जो होता है, समाजीकरण का मतलब होता है कि समाजीकरण का आशय होता है हमारे आसपास के सामाजिक वातावरण, रीति रिवाजों, परंपराओं को अपनाना, उन्हें समायोजित करना और इससे परस्पर मानवीय संबंध और गतिविधियों के द्वारा विद्यार्थियों के बीच में संबंध स्थापित किया जा सके। तो यहाँ पर हमारा उत्तर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, समाज में समायोजित होना। चलिए अगला है, यदि किसी बालक की आयु 10 वर्ष है तथा मानसिक आयु 13 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? अब यहाँ बालक की आयु 10 वर्ष की है, मानसिक आयु 13 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि जो रहेगी वो कितनी रहेगी? तो यहाँ पर उसकी बुद्धि लब्धि रहेगी 120, क्योंकि शारीरिक रूप से इसकी आयु इतनी है और मानसिक 13 वर्ष है। चलिए आगे है, अगला प्रश्न हमारा है, बच्चे द्वारा संकल्पना निर्माण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर हमारा कथन रहेगा ऑप्शन सी, संकल्पनाओं की प्रकृति पदानुक्रमिक नहीं होती है। ये कथन यहाँ पर सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्धि के प्रकार हैं, तो बुद्धि के कितने प्रकार होते हैं? मूर्त, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, गामक या यांत्रिक बुद्धि है, ये सभी। तो यहाँ पर इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, ये सभी। चलिए आगे हैं, संवेगात्मक रूप से अभिप्रेरित बच्चों की मुख्य विशेषता है। तो संवेगात्मक रूप से बच्चों की मुख्य विशेषता क्या होती है? तो संवेगात्मक रूप से अभिप्रेरित बच्चों की सबसे बड़ी विशेषता होती है उनके द्वारा विचार प्रकट करने का संतुलित तरीका। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो रहेगा, अपने विचार प्रकट करने का उनका संतुलित तरीका जो होता है, ये उनकी विशेषता है। चलिए आगे हैं, 7 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते एक सामान्य बालक का शब्द भंडार लगभग हो जाता है। तो उनका शब्द भंडार हो जाता है लगभग 6000 शब्द का हो जाता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न हमारा है, पुनर्बलन का सिद्धांत निम्नलिखित से संबंधित है। तो पुनर्बलन का जो सिद्धांत है ये किससे संबंधित रहेगा? तो ये रहेगा ऑप्शन ए, पावलोव। पावलोव ने कुत्ते पर पुनर्बलन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, जिसमें अनुकूल और प्रतिकूल प्रेरणा के बीच में संबंधों को दर्शाता है।
तो ऐसे विचार पर आधारित है जिनका कार्य परिणाम व्यवहार से प्रभावित होता है। चलिए अगला है, बालक के समाजीकरण का प्राथमिक घटक है। तो बालक के समाजीकरण का प्राथमिक घटक कौन सा होता है? तो ये होता है क्रीड़ा स्थल, समाजीकरण का प्राथमिक घटक, क्योंकि खेल के मैदान में ही बच्चे का समाजीकरण होता है। ऑप्शन डी जो रहेगा ये हमारा यहाँ सही उत्तर रहेगा। चलिए अगला है, बच्चे में नैतिक मूल्यों को विकसित करने का सर्वाधिक उचित तरीका कौन सा है? तो बच्चों के अंदर नैतिक मूल्यों को विकसित करने का जो सही तरीका होता है, शिक्षकों एवं बड़ों के द्वारा नैतिक मूल्यों को प्रदर्शित करना, क्योंकि शिक्षक और बड़े जो भी रहेंगे घर के सदस्य, जब वो नैतिक मूल्यों को प्रदर्शित करेंगे तो बच्चों के अंदर नैतिक मूल्य अपने आप विकसित होंगे। ये बहुत ही अच्छा एक तरीका होता है बच्चों के अंदर नैतिक मूल्यों को विकसित करने का। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, व्यक्तित्व विभिन्नता के कारण होते हैं। तो व्यक्तित्व विभिन्नता के क्या कारण होते हैं? तो व्यक्तित्व विभिन्नता, आनुवंशिकता का प्रभाव, वातावरण का प्रभाव, शारीरिक और मानसिक विचारों का प्रभाव। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ हमारा उत्तर रहेगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ये सभी प्रभाव व्यक्तित्व विभिन्नता के कारण होते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित 30 प्रश्नों का महत्वपूर्ण समावेश। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और आप चैनल पर इतने समय तक बने रहे उसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्द ही अगले किसी एक और नए वीडियो के साथ।